ये क्यूब है और ये एज है ए और ये बी, तो ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट आ रहा है बताइए, अगर आपने ट्राई किया तो। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बताइए बिटवीन ए एंड बी? बताइए आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी 7r/12। ये ए और बी के बीच में, यानी कि एज के अक्रॉस। और अगर मैं कहूं ए और सी के बीच में, फेस डायगोनल के अक्रॉस, फेस डायगोनल 3r/4 और बॉडी डायगोनल यानी कि ए और डी के बीच में कितना आएगा 5r/6। क्या सभी के ये आए हैं? ट्राई किए हैं सभी ने? आपकी झुकी हुई नजरें बता रही हैं कि आपने ट्राई नहीं किए हैं, है ना? तुम्हारी नजरें बता रही हैं है? कि तुमने होमवर्क नहीं किया है। तो बताइए फिर कैसे करेंगे? बताओ 1 2 3 4 5 या ए बी सी डी ई एफ जी एच। मैंने इसके लिए आपको एक क्विक ट्रिक बताई थी, वो क्या थी कि इसको पिचका दो भाई, इसको क्या कर दो, पिचका दो। और पिचका के इस तरीके से पिचकाइए कि जिन दोनों के अक्रॉस निकालना है, एक तो वो कहीं पर भी शिफ्ट ना हो, उनको इधर उधर नहीं करना है, कहीं कोई भी एज बेंड नहीं होनी चाहिए, पिचकनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जब आप पिचकाएंगे तो ए और बी के अक्रॉस निकालने के लिए बताइए क्या होगा, ये सी और एफ को जी और एच पे रखना पड़ेगा, सी और एफ को जी और एच पे रखना पड़ेगा। तो जब आप ऐसे रखेंगे तो ये जी कॉमा एफ और ये क्या आएगा आपका ई, और ये सी कॉमा एच और वहां क्या आएगा डी। तो ये अगर आप यहां पे फोल्डिंग देखें, ये इस तरीके से बना और इस तरीके से ये सर्किट बनेगा आपका। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 2D में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया 2D में। तो अब आप इसका आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं इजीली एंड इट विल कम आउट 7r/12। ठीक है। ऐसे ही फेस डायगोनल जब निकालना है तो फेस डायगोनल के लिए आप इस क्यूब को इस तरीके से बेंड करिए, दिस इज ए, मान लीजिए यहां पर दिस इज ए एंड दिस इज सी। अब मुझे ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो कैसे बेंड करें कि ए और सी बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, ए और सी बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और बाकी सारी चीजें आपकी क्या हो जाए 2D में कन्वर्ट हो जाए फेस डायगोनल में निकालने के लिए। बताइए ए और सी ले लें, अगर आपको यहां से विजुलाइज नहीं हो रहा है तो आप फेस डायगोनल ऐसा लें जहां से आपको विजुलाइजेशन में इजी पड़े। जैसे मैंने एक ये उठा लिया ए और ये फेस डायगोनल मान लिया सी। अब ये बी डी ई एफ जी एच, तो फेस डायगोनल कोई भी ले सकते हैं आप। ठीक है। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस तरीके से क्यूब को पिचकाइए कि ए और सी के ऊपर कोई और ना आए और कोई भी एज बेंड ना हो। तो एक ही रास्ता दिख रहा है, डी और एच को बी और एफ पे रख दें। तो ए बी कॉमा डी सी देन ई एफ कॉमा एच एंड जी। तो यहां पर जब आपने ये फोल्डिंग की तो इस तरीके से ये बना। लाइक दिस। देखिए इधर, तो अब ये क्या बन जाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको मैनेज कर लेंगे आप, बताइए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व कर लेंगे कि नहीं। तो ये मेनली तो क्या है कि आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हो क्यूब को, दैट इज द मेन थिंग। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे फाइनली तो ये आपका आएगा 3r/4, 3r/4। और तीसरा आपका अगर हम बात करें बॉडी डायगोनल, तो अगेन बॉडी डायगोनल में अगर आप इसको बनाएं तो यहां पे एक टर्मिनल आपने ये ले लिया, एक टर्मिनल आपने ये ले लिया। सो दिस इज ए, दिस इज डी, बी सी डी ई एफ जी एच। अब बॉडी डायगोनल में किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बताइए हाउ टू सॉल्व दिस, बताइए। बताइए बेटा जल्दी, कैसे करें। ए से अगर हम देखें तो जी एफ और डी बिल्कुल आपके कैसे दिख रहे हैं, आइडेंटिकल। जी एफ एंड डी आइडेंटिकल दिख रहे हैं। तो आई कैन से ए जी कॉमा एफ कॉमा डी बिल्कुल आइडेंटिकल है। और इसके बाद अगर मैं डी, डी कहा है बी, तो अगर ए से जी, जी एफ और बी बिल्कुल आइडेंटिकल हैं तो इन तीनों को एक ही पॉइंट मान लिया। और इसके बाद जो दूसरा डी है, डी से अगर मैं बात करूं ई एच एंड सी, ये तीनों आइडेंटिकल हैं, ई कॉमा एच कॉमा सी। तो अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ए और जी के बीच में एक, ये 3 रजिस्टर ये हो गए, उसके बाद 3 रजिस्टर ये हो गए, और फिर इनके बीच में टोटल कितने रेजिस्टेंस है बताइए, 6। टोटल कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। तो अब अगर मैं इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करूं तो कितना आएगा आपका, r/3 प्लस r/6 प्लस r/3। कितना आ गया ये, 5r/6। इज दैट क्लियर, बोलो। तो ये इस तरीके से क्यूब प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाते हैं। ये हमने आर इक्विवेलेंट निकाला बिटवीन ए एंड डी। तो आई होप अब आप मैनेज इसको कर लेंगे, ठीक है। देन क्यूब प्रॉब्लम्स के बाद अब कुछ एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं जिसमें मान लीजिए
अभी आपसे कहा गया है कि ये बार स्लैब है, थोड़े से जो हटके पूछे गए क्वेश्चंस, जो मॉडल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एल। अगर आपसे ये कहा जाए कि इन दोनों फेसेस के बीच में अगर बैटरी लगाई जाए तो द आर इक्विवेलेंट शोन बाय दिस स्लैब, आर इक्विवेलेंट शोन बाय दिस स्लैब whose resistivity is रो, कितनी होगी बताइए? रो एल बाई एरिया क्या लिखेंगे? ए बी, है ना। थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं इसको। अगर ये जो स्लैब थी, अब की बार बैटरी इस तरीके से लगा दी, अब व्हाट इज द रेजिस्टेंस? क्या सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? बैटरी के लगाने से क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा? ए ऑप्शन, ये मान लीजिए है आर नॉट, तो आपका ए ऑप्शन है आर इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन आर नॉट, आर इक्विवेलेंट इज लेस देन आर नॉट, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर नॉट, डी इज नन। बताइए क्या आंसर आएगा? इस केस में आर को कैसे लिखें? बताइए। रो बी बाई एल, रो बी बाई एल इंटू, क्या ये बात समझ आई आपको? ये जो फॉर्मूला आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, हियर एल एंड ए आर जेनेरिक। What we mean by generic? L means the length in the direction of flow of charge. Area is the area of the bar perpendicular to the flow of charge. So here when you apply the battery in this manner, then the charge will flow, the current will flow in this direction. So the length here will become B. हमें बार की कौन सी लेंथ लेनी है? जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन में है। और एरिया कौन सा लेना है? जो करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर है। क्या ये बात समझ आई आपको? बोलो, क्लियर है? देन नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए यहां पर इस तरीके से एक वायर है, इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2, और ये जो लेंथ है आपकी, दिस इज L। देन हाउ टू फाइंड आउट R इक्विवेलेंट बिटवीन A and B? If the resistivity of this conductor is rho, how to find out? हाँ, अभी तक हम A को क्या लेते थे हर जगह? सेम, रो एल बाई ए। बट व्हाट इफ A changes with distance? Resistivity is constant, but area is changing. Now what value of area we should take? क्या करेंगे बेटा? पाई R1 R2 आंसर है। एरिया नहीं, ये है तो सर्कल ही बेटा, दिस इज अ सर्कल। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये थ्रू आउट यही एरिया होता तो हम पाई R1 स्क्वायर लेते, लेकिन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं। तो अब हम कैसे अप्लाई करें इसके लिए?
क्या मैं इसको बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देख सकता हूं? बोलो, क्या मैं इसको ऐसे एलिमेंट्स में तोड़ सकता हूं लाइक दिस? ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। और मैंने मान लिया कि यहां से x डिस्टेंस पर एक dx विड्थ हमने ले ली, h डिस्टेंस पर dx विड्थ हमने ले ली। तो इसके लिए अगर मैं स्मॉल रेजिस्टेंस लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बताइए? रो इंटू dx डिवाइडेड बाई एरिया। अब इसकी रेडियस अगर मैंने मान ली कितनी है? x कितनी है? तो ये कितना बनेगा? dr इज इक्वल टू रो dx अपॉन, अब बेटा अच्छा बिल्कुल सही बात है। तो हम इसको स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है। तो हम फिर इसको क्या लिखेंगे? पाई r स्क्वायर। अब क्या करें? हाउ टू राइट दिस r? अब ये r को कैसे लिखें? हाउ टू राइट दिस r? ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x है। अब दिक्कत ये है इसमें कि यहाँ x है और यहाँ वेरिएबल क्या है? r। तो वी वांट टू राइट स्मॉल r इन टर्म्स ऑफ x। वो कैसे लिखें? तो वो आप लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल के फॉर्म में। आप कैसे लिखेंगे कि स्मॉल r बाई, आप ऐसे लिख सकते हो कि l डिस्टेंस दूर जाने पर जो चेंज है रेडियस में वो कितने का आया? l का। तो यूनिट डिस्टेंस जाने पर रेडियस में चेंज कितने का आएगा? r2 माइनस r1 बाई l का। तो अगर मैं कहूं कि x डिस्टेंस इधर गए तो चेंज कितने का आया? r माइनस r1 डिवाइडेड बाई, कैन आई से दिस? अरे भाई मैं यहां पर अगर इसको आगे बढ़ा लूं और इसको बढ़ा लूं तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना। तो ये टेन थीटा जो इसके लिए है वही इसके लिए होगा। वही लिखा है मैंने, देखो r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई l। यूनिटरी मेथड यूज कर दिया है। r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई l शुड बी इक्वल टू r माइनस r1 बाई x। चेंज इन रेडियस पर यूनिट लेंथ क्या है? कांस्टेंट। उसी को हमने क्या कर दिया है? इक्वेट। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? बोलो। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको स्मॉल r मिल जाएगा। स्मॉल r इक्वल टू x इंटू r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई l प्लस r1। अब ये वैल्यू आप यहां पे रख देंगे और फिर क्या करेंगे? रो dx अपॉन पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो स्मॉल r स्क्वायर को जब आप करेंगे तो अब क्या बनेगा? x r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई l प्लस r1 पूरे का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है कहां से कहां तक? x की वैल्यू 0 से देन यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। तो ये एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हॉलो में तो करंट ही फ्लो नहीं करेगी बेटा, स्पेस में थोड़ी करंट फ्लो करती है। वो सरफेस करंट अलग चीज है बेटा। सरफेस करंट वी विल स्टडी इन ईएम वेव। कि भाई आपने इस तरीके से, फिर तो आपको थिकनेस बतानी पड़ जाएगी। क्या बतानी पड़ जाएगी? थिकनेस। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो यहां पर इस तरीके से है और इतने इतने में हॉलो है ये, लाइक दिस, ठीक है। और मटेरियल केवल यहां है
और अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मैंने एक बैटरी यहां लगा दी, इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ व्हाट इज R इक्विवेलेंट। तो इसमें तो इजी है, क्या करना है, रो L बाई आई, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया जितने जितने में क्या है मटेरियल, क्या लिखोगे, R2 स्क्वायर माइनस, दिस इज द आंसर। समझे? तो रेजिस्टेंस केवल उसी पोर्शन का लिखना है जिसका क्या है, जिसमें मटेरियल फैला हुआ है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो ये जो आप केस कह रहे हो ना बेटा, वो इसी तरह से मॉडल किया जाएगा जिसमें आपको थिकनेस भी देनी पड़ेगी उसको, समझे। सो देन यू ओनली कैन राइट लाइक दिस। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, बोलो। देन एक क्वेश्चन इस तरीके के भी बनते हैं, जैसे मान लो अभी ये आपका कंडक्टर है और इसमें जो रेजिस्टिविटी है वो रो इक्वल टू रो नॉट एक्स है, ये एक्स इक्वल टू 0 है, ये एक्स इक्वल टू एल। और आपसे कहा कि बताइए ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, वेरिएबल रेजिस्टिविटी, वेरिएबल रेजिस्टिविटी। हाँ हाँ, वो चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि रेजिस्टिविटी चेंज ही नहीं होगी, हो सकता है मटेरियल ही बदलता चला जा रहा हो, एक ही मटेरियल का ना हो, मटेरियल चेंज कर दिया हो, या हो सकता है अलग अलग जगह पे टेम्परेचर क्या हो, अलग अलग हो, है ना। सो वी कैन वेरी द रेजिस्टिविटी अकॉर्डिंगली। सो क्वेश्चन में केवल इतना कहा है कि अगर ये एक स्लैब है जिसकी रेजिस्टिविटी वहां जाने पर बढ़ रही है लीनियरली, तो ओवरऑल इस पूरी स्लैब का रेजिस्टेंस कितना होगा, बताइए। तो अगेन आप इसको क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और यहां से x डिस्टेंस पर dx का एक एलिमेंट लेंगे और उसका dr क्या लिखेंगे, रो x dx डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। तो वहां पर रो x कितना आ जाएगा, रो नॉट x dx डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट क्यों करेंगे बताओ, क्योंकि ये सभी किसमें है, सीरीज में, जितनी करंट पहले से है उतनी ही करंट दूसरे से है। तो यहां पर 0 से कैपिटल आर, 0 से एल ये जाएगी और ये 0 से आर, तो ये आपका बनेगा डेल्टा, जो भी आपका टोटल आर इक्विवेलेंट बनेगा दैट इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन पाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स एल स्क्वायर बाई, इज दैट क्लियर, बोलो। वेरिएबल रेजिस्टिविटी हो गई, सुनो। अब नेक्स्ट देखिए और क्या क्या पॉसिबल मॉडल्स हैं इसके, जितने भी अलग अलग पॉसिबल मॉडल हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो बेटा, अगर आप पैटर्न देखोगे तो अभी तक शायद आप समझ चुके होंगे कि किस पैटर्न पे कोई टॉपिक शुरू होता है, किस पैटर्न पे वो टॉपिक खत्म होता है और कैसे उसको फाइनली बाइंड अप करते हैं। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो सबसे पहले कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट चल रहे होते हैं चैप्टर के या उस टॉपिक के, बिल्कुल बेसिक। फिर बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल आपके आंखों के सामने से निकलते हैं क्लास नोट्स के दौरान, या घर पे आप जो मटेरियल है उसमें जो सॉल्व्ड एग्जांपल देखते हो। और इनका पर्पस ये होता है कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के मेंस और एडवांस में PYQs आ चुके हैं ऑफ डिफरेंट मॉडल, ठीक है, वो एक बार आपकी आंखों के सामने से निकल जाएं, ताकि आपकी मेंस लेवल पे ऐसा कोई क्वेश्चन ना मिले जो आपका देखा हुआ ना हो, क्योंकि मेंस का नेचर वैसा ही है, रिपीटेड मॉडल्स आते हैं, ठीक है। तो ये तो मेंस लेवल की आपकी
अंडरस्टैंडिंग के लिए कराते हैं, ये जो अभी करा रहे हैं ना एग्जाम्पल्स, ये कहाँ फायदा करेंगे आपको? मेंस लेवल पे, कि अब इसके जैसा क्वेश्चन आएगा तो हम सर कर लेंगे। लेकिन सॉल्व एग्जाम्पल के बाद ही अगर आप सोचेंगे कि बस बस हो गया अब हमसे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके बाद आपको एमटीजी में जाके, ठीक है, या मॉड्यूल में जाके क्या करना होता है? इन्हीं रिपीटेड मॉडल्स के जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जब आप ट्राई करते हो, जब आपको देते हैं कि एमटीजी कराना, मॉड्यूल कर लेना, तो वो बेसिकली आपको इस लेवल पे लेके आते हैं कि अनसॉल्व्ड रिपीटेड मॉडल के क्वेश्चन एटलीस्ट आपसे हो जाएं। अनसॉल्व्ड रिपीटेड मॉडल अगर कहीं दिखे तो वो अब आपसे होना चाहिए। और ये किससे होगा? जो ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल जब करवा रहे हैं, अगर वो यहीं देख के छोड़ देता है तो नहीं होंगे उससे, ये वो फिर फंस जाएगा इनमें, फिर वो डाउट पूछेगा, फिर वो छोड़ देगा, फिर अगली बार मिलेंगे वो फिर भी नहीं कर पाएगा। जब भी आपको ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल करवाए जा रहे हैं क्लास नोट्स के, आपकी ये आदत होती है कि आप घर जाके उनको नहीं देखते, फिर से एक बार करने की कोशिश नहीं करते, आप लग जाते हो होमवर्क करने में और आगे का होमवर्क करने में। जबकि जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो भी क्लास में डिस्कशन हो गए हैं, आपको घर जाके एक बार कॉपी हटा के खुद से उनको एक बार करके देखना है। अगर आप कर पा रहे हो तभी जो नेक्स्ट लेवल है, आप रिपीटेड मॉडल्स में नहीं फंसोगे, नहीं तो आप फंसोगे। तो ये प्रैक्टिस कई लोगों की चलती रहती है, ठीक है ना। जब भी रिपीटेड मॉडल्स के क्वेश्चंस अब आपसे होना शुरू हो जाएं, आपके जो डाउट आ रहे हैं वो हमेशा वही आ रहे हैं जो रिपीटेड नहीं थे, जो नए मॉडल्स के थे, तो समझ जाओगे अब ज्यादा क्वेश्चन लगाने का कोई फायदा है नहीं। अब आप उसमें एंजॉय लेंगे कि मुझे 30 दिए, देखा 30 के 30 कर दिए, तो वो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। तो जब आप रिपीटेड मॉडल्स को पहचानना शुरू कर दो, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आ जाए कि अच्छा ये तो किया है, ऐसे ऐसे होगा, ये मतलब आपके दिमाग में अप्रोचेस सेट हो गई हैं। तब आपको जो नेक्स्ट आपका लेवल है, दैट इज, इसी में एक और लेवल रहता है टाइम लिमिट में। जैसे आपने एमटीजी कर ली, अब मॉड्यूल कर रहे हो, तो मॉड्यूल ऐसे नहीं कि आप बैठ के कर रहे हो आराम से, टाइम लिमिट में करो उसको, एक एक घंटे का टाइमर लगा के करो। रिपीटेड मॉडल एटलीस्ट होने चाहिए उस गिवन टाइम लिमिट में। एक घंटे का टाइम है, 25 क्वेश्चन उठा लिए, तो उसमें ये देखो सबसे पहले कि क्या मैं इस एक घंटे में जो सीन मॉडल के क्वेश्चंस हैं वो कर पा रहा हूँ छांट छांट के कि नहीं, और जो बिल्कुल अनसीन लग रहे हैं उन्हें लास्ट में अटेम्प्ट करो, और फिर भी नहीं हो पा रहे तो उन्हें डिस्कस करो अगले दिन, ठीक है। और लास्ट में जब आपका ये हो जाए कि आपको टाइम की दिक्कत नहीं आ रही है, आप एक घंटे में बैठ रहे हो 25 क्वेश्चन लेके, तो उसका रिजल्टेंट ये है कि 25 में से 20 क्वेश्चन आपने कर दिए जो आपके रिपीटेड मॉडल के थे, सीन मॉडल के थे, और जो आपसे नहीं हुए एक घंटे में वो बस वही थे जो अनसीन थे, या उनके जैसे क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखे। तब ये लास्ट मॉडल रहता है आपकी अनसीन न्यू मॉडल क्वेश्चंस। अब देखो टीचर यहां तक नहीं जा पाता है आपके साथ, इतना टाइम बचता ही नहीं है टीचर के पास। टीचर आपके पास यहां तक रहता है, यहां तक भी रहता है, और थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो इसका डाउट डिस्कशन कर देगा, वो इतना ही टाइम रहता है। यहां के बाद की जर्नी आपकी रहती है खुद की, यहां के बाद की ये कि अब अगर मेरे पास आज टाइम है और आगे का टॉपिक का होमवर्क नहीं है, तो मेरा जो पिछला टॉपिक है उसको मैं इस लेवल पे रेडी करूं, ना कि ये कि आज तो सर ने कोई होमवर्क ही नहीं दिया तो आज कोई होमवर्क ही नहीं है। समझे आप? तो आप जब किसी टॉपिक को इस लेवल पे ले जाते हो, अब ये क्या है, अनसीन न्यू मॉडल, ये 10-10 50-50 नहीं करने, बार बार बताते बताते समय हो गया। पिछला कोई भी टॉपिक है, अगर आपके तीनों लेवल रेडी है तो आप 10 क्वेश्चन भी अगर उसके कर ले रहे हैं डेली, लेकिन वो अनसीन होने चाहिए, अच्छे लेवल के होने चाहिए, और उन पे फिर आप दिमाग चलाना शुरू करो कि ये कैसे होंगे, क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तब आप एडवांस लेवल पे रेडी होते हो सोचने के लिए कि अच्छा एडवांस लेवल पे ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद से डिसिप्लिन होके करना पड़ेगा, तभी कोई टॉपिक आपका रेडी होगा ढंग से।
हाँ हाँ बताइए। इससे भी पिछले में बताइए। बहुत पीछे चले गए बेटा। हाँ क्या? बैठो बैठो बैठो। इसमें आप कहां पर फंस गए? ये स्टेप समझ आया आपको? ये स्टेप समझ आया? फिर यहां फंस गए आप, इसमें फंस गए। लगा ही था मुझे तुम इसमें फंस गए थे, पर तुमने फिर पूछा ही नहीं, तो मुझे लगा समझ आ गया होगा तुम्हें। मुझे ये बताओ, इस आर में और इस एक्स में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। कैसे करें रिलेशन स्टैब्लिश? बताइए, आप बताओ खुद। मैंने क्या बता दिया आपको, यही गड़बड़ हो गई। आप खुद से सोचते ना तो आप इसी पे आ जाते। चलो बताओ कैसे करेंगे, क्या लग रहा है आपको? आर में और एक्स में क्या रिलेशन है? सिमिलर ट्राइंगल, ये दिख रहा है आपको ऐसे, है ना? तो चलो मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। तो क्या मैं कह सकता हूं r1 अपॉन वाई इक्वल टू r अपॉन वाई प्लस एक्स? कैन आई से दिस? और क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूं r2 अपॉन वाई प्लस एल? ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब मुझे r में और x में रिलेशन चाहिए। r में और x में कैसे बनाए रिलेशन? सिंस r1 अपॉन वाई इक्वल टू क्या है? y प्लस एल। तो यहां थोड़ा अरेंज करते हैं। r1y प्लस r1l इक्वल टू r2y। तो r2 माइनस r1 इंटू वाई इक्वल टू r1l। तो y कितना आ गया? ये आ गया। अब जरा इसमें और इसमें रिलेशन लेते हैं, है ना? तो कितना बनेगा? y प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू आर बाई आर वन। अब y प्लस एक्स कितना बनेगा? ये 1 प्लस एक्स अपॉन वाई, ये बना। अब y की वैल्यू इसमें रख लो, 1 प्लस एक्स अपॉन r1l इंटू r2 माइनस इज इक्वल टू r बाई। तो r1 इधर मल्टीप्लाई कर लो, r1 प्लस एक्स इंटू r2 माइनस इज इक्वल टू, अब बेटा डिवाइड बाई एल। आगे ये क्या, ये वही रिलेशन नहीं है? अब मैं इसको कैसे, मान लो आपको ऐसे समझ आया, मैं इसको कैसे कह रहा हूं कि यहां रेडियस कितनी थी r1, एल डिस्टेंस आगे गई कितनी हो गई r2। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि देखो ये एक सिमिलर ट्रायंगल बना लिया, ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई l। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? r माइनस r1 डिवाइडेड बाई x। ये वाला सिमिलर ट्रायंगल बना लो। तो उससे वही हमने लिखा था पहले, हमने जो रिलेशन डायरेक्टली यहां पे लिखा था वो कौन सा लिखा था? इतना बड़ा ना करके आपने डायरेक्ट ये वाले सिमिलर ट्रायंगल ले लिए थे, ये वाले सिमिलर ट्रायंगल, है ना? तो ये कितने बनेंगे? r माइनस r1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई। Z क्लियर? इसकी क्या लें? इधर जो भी लें, हाँ हाँ। तो दोनों में रिलेशन क्या आएगा? देखो इधर, बैठो बैठो बैठो। एक क्वेश्चन लक्ष्य ने पूछा, ये आया हुआ क्वेश्चन है जेई मेंस में।
इसको हालांकि हम अलग लेते, लेकिन अगर आपने अभी पूछ दिया है तो ध्यान सुनिए। ये आपके पास एक इस तरीके के शेप का कंडक्टर है और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें यूनिफॉर्म स्टडी करंट जा रही है। क्या जा रही है? स्टडी करंट। इसका मतलब क्या है कि जो ड्रिफ्ट करंट है वो क्या है? कांस्टेंट। करंट हर जगह क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि आप ड्रिफ्ट स्पीड पूछ रहे हो ना, इसका मतलब करंट फ्लो कर रही है। तो करंट, लेकिन अगर कैसी बता दी उसने? स्टेडी। तो आई हर जगह क्या है? कांस्टेंट। और आई का फॉर्मूला क्या होता है? NEA, कांस्टेंट। इसका मतलब एरिया इंटू VD, ये क्या आएगा? कांस्टेंट। तो जहां एरिया कम होगा वहां VD ज्यादा होगा, जहां एरिया ज्यादा होगा वहां VD कम होगा। इज दैट क्लियर? बोलो। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिए। यहां पर अगर कंपेयर करें VD1 और VD2 तो यू विल से VD1 इज ग्रेटर देन VD2, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट में एक लास्ट मॉडल और हम देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें मटेरियल भरा हुआ है और इस तरीके से ये कनेक्ट कर दिया। इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? या अगर ये EMF है E, तो कितनी करंट फ्लो करेगी? I बताना है। R1 इनर रेडियस है और R2 क्या है? आउटर रेडियस। अब बेटा यहाँ ये हॉलो है, दिस इज हॉलो। अब सोचो, यही तो है, करंट कैसे फ्लो करेगा इसमें? अलोंग द लेंथ या अलोंग द रेडियस? समझे आप? यही सीखना है। करंट आपका प्लस से माइनस की तरफ जाता है, तो यहां ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। तो करंट यहां ऐसे फ्लो नहीं करेगा। करंट कैसे फ्लो, चार्ज कैसे फ्लो करेगा? रेडियली। चार्ज कैसे फ्लो करेगा? रेडियली। तो अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, बताइए। अगर चार्ज रेडियली फ्लो कर रहा है तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यहां पे अगेन आप ध्यान से देखिए, इस पूरी शेप को आप छोटे छोटे सिलेंडर से मिलकर बना मान सकते हैं कि नहीं? बोलो। जिनकी रेडियस स्मॉल r है और थिकनेस कितनी होगी? dr। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है? इनर से आउटर। और ये सारे जो रेजिस्टेंस है वो किसमें है? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में, क्योंकि सभी से करंट क्या पास कर रहा है? सेम। इज दैट क्लियर? बोलो। तो यहां पे व्हेन यू विल राइट dr, तो dr कितना आएगा बताइए? व्हेन यू विल राइट dr क्या लिखेंगे बताइए? रो। L की जगह क्या लें? R लें। या करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में लेंथ, करंट की डायरेक्शन में लेंथ कितनी है? dr, ना कि L। L तो करंट के फ्लो के कैसा है? परपेंडिकुलर। तो यहां रो dr डिवाइडेड बाई एरिया कौन सा लेंगे? जो करंट के फ्लो के कैसा है बेटा? परपेंडिकुलर। तो वो लेटरल सरफेस है, इस बार क्या है? लेटरल सरफेस। 2 पाई RL, 2 पाई RL। हाँ,
एरिया सिर्फ नहीं, इसी तरफ क्यों आएगा, ये हर जगह जा रहा है, चार्ज रेडियली फ्लो करेगा ऐसे, ये नेगेटिव इस पूरे पे कनेक्टेड है ना, कंडक्टिंग सरफेस है, तो कंडक्टिंग में हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम, तो वो पूरे आउटर किस पे है, नेगेटिव पे, और इनर किस पे है, पॉजिटिव पे, तो रेडियली करंट फ्लो हो रहा है, समझे। तो यहाँ पे 2 पाई आर एल, तो अब क्या करें बताइए, इंटीग्रेशन, और लिमिट कहां से कहां, R1 से, तो देखो ये मॉडल्स हैं ये अलग अलग, तो मेंस में आए तो कर देना बेटा, और एडवांस में इस लेवल का नयापन आप रेडी रहो। तो बेसिक फंडामेंटल हम यहां सीधा रो R2 में अपॉन, पर मटेरियल पूरे में थोड़ी फैला हुआ है, आप सुनो, एरिया क्या लिखोगे, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, तो तुम एरिया इसको कंसीडर कर रहे हो, लेकिन चार्ज ऐसे थोड़ी फ्लो कर रहा है, एरिया हमेशा चार्ज के कैसा लेना है, चार्ज फ्लो के परपेंडिकुलर। ये फंडामेंटल्स हैं कि जब भी कोई रेजिस्टेंस लिखना है, एरिया चार्ज फ्लो के हमेशा कैसा लेना है, परपेंडिकुलर, और लेंथ चार्ज फ्लो के कहां लेनी है, अलोंग। इज दैट क्लियर। तो ये एडवांस हमेशा फंडामेंटल्स पे हिट करेगा आपके, कि आपको ये ऐसा तो नहीं है आपने रट लिया R इक्वल टू रो एल बाई ए, पर ये L और ये A है क्या, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ये L is the length of conductor in the flow of current and area is the area of conductor perpendicular to the flow of charge. Is that clear? बोलो। तो एक ये सभी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, लेक्चर ओवर हो गया, तो मैं एक घर के लिए आपको दे रहा हूं, कोई बात नहीं, एक घर के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप इसको घर से ट्राई करके आएंगे। ये रेडियस R1 है और ये R2, और हमने क्या किया है, एक बैटरी इस तरीके से कनेक्ट की है, तो आपको A और B के बीच में R इक्विवेलेंट बताना है, ठीक है। तो उसको आप ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू, कट करिए इसको।